हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारी थर्ड क्लास होगी नाबार्ड के स्टैटिक एग्रीकल्चर सिलेबस को, जिसको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन मैनेजमेंट को। नाबार्ड के लिए और ओवरऑल एग्रीकल्चर के बाकी एग्जाम्स के लिए भी इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टाइप ऑफ इरिगेशन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके अलावा किन तरह के क्रॉप्स को किस टाइम पे इरिगेशन की नीड होती है, कौन सी इसकी एफिशिएंसीज होती हैं, 4-5 तरह की। ये सब कुछ हम इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, हम एमसीक्यू करेंगे। उस एमसीक्यू उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म डेल्टा ऑफ अ क्रॉप रेफर्स टू। डेल्टा ऑफ अ क्रॉप हम किसे कहते हैं? डेल्टा ऑफ अ क्रॉप होता है जो क्यूमुलेटिव डेप्थ होगी इरिगेशन वाटर की विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप पीरियड, उसे बोलेंगे डेल्टा ऑफ अ क्रॉप। डेल्टा यूजुअली क्या होता है? जहां पे हमारी रिवर ओशन से मिल रही होती है, सी से मिल रही होती है, वो हम लोग डेल्टा कहते हैं अपने जनरलाइज वे में। बट किसी क्रॉप की अगर बात करेंगे तो क्रॉप के लिए सागर या समुद्र क्या है? उसके लिए तो वही पानी है जो उसको अवेलेबल होना चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप पीरियड। तो क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप पीरियड, उसे हम लोग डेल्टा ऑफ अ क्रॉप बोलते हैं। Delta represents the total depth of water required by a crop from sowing to harvest. It is used in designing irrigation schedules and calculating duty of water. तो हमें कब कितना पानी उस क्रॉप को देना है वो उसकी डेल्टा ऑफ अ क्रॉप के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। उसका इरिगेशन शेड्यूल क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक है इरिगेशन इंटरवल। इरिगेशन इंटरवल क्या होता है? इरिगेशन इंटरवल होता है नंबर ऑफ डेज बिटवीन सक्सेसिव इरिगेशंस। आज हमने अपनी फसल में पानी दिया है, फिर दोबारा हमें पानी कब देना है वो उसका इरिगेशन इंटरवल होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर बाय द डेली कंजम्पटिव यूज, ensuring टाइमली एंड एफिशिएंट वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स। अब ऐसा नहीं है कि हमें रोज रोज पानी ही देते रहना है, रोज रोज पानी नहीं देते रहना है। फॉर द टाइमिंग आप पानी देंगे, फिर सॉइल भी तो कुछ मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो तब होगा ना जब सॉइल का भी मॉइस्चर यूज हो जाए। अदरवाइज क्या होगा? या तो आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, या फिर आप जो भी पानी देते जा रहे हैं वो सारा एवोपोरेट होता जाएगा कि आपका उतना पानी देना ही वेस्ट हो गया। या फिर अगर पानी आपका मिट्टी के अंदर नहीं गया, उसने इन्फिल्ट्रेट नहीं करा, तो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो इरिगेशन इंटरवल भी इसलिए एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है। ड्यूटी हमने पीछे पढ़ी थी अभी पीछे, ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी इज द एरिया ऑफ लैंड, हेक्टेयर में इसको देखते हैं, दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ 1 कमसैक ऑफ वाटर। 1 कमसैक या सॉरी 1 क्यूमैक या फिर 1 कमैक आप बोलेंगे, यूजुअली क्यूमैक बोला जाता है। तो 1 क्यूमैक ऑफ वाटर अगर हमने एक बार में डिस्चार्ज करा तो कितना एरिया ऑफ लैंड उससे इरिगेट हो सकता है, ये होता है हमारा ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमैक ऑफ वाटर फॉलोइंग फॉर द एंटायर बेस फ्लोइंग फॉर द एंटायर बेस पीरियड। जितनी ज़्यादा ड्यूटी है उतना ज़्यादा आपका इरिगेशन अच्छा होगा। तो ड्यूटी आपका बताता है कि आपका पानी कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। डेल्टा, ड्यूटी एंड बेस पीरियड, ये तीन इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। डेल्टा तो हमने पढ़ा अभी, ड्यूटी भी हमने पढ़ा। क्या होता है इसके अंदर? डेल्टा हमने सबसे पहले क्या बोला था कि उस डेप्थ की या वाटर की उस डेप्थ की हम लोग बात करेंगे कि क्रॉप को शुरू से लेके हार्वेस्ट तक कितना डेप्थ का उसे वाटर चाहिए। सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक का वो था डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की हेल्प से हम लोग इरिगेशन शेड्यूल डिजाइन कर रहे थे और साथ में ड्यूटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। Delta represents seasonal water depth. Base period is the time span of water requirement and duty expresses area irrigated per unit discharge. तो डेल्टा था हमारा वाटर डेप्थ, क्योंकि उसे हर टाइम पे अलग अलग डेप्थ चाहिए होगी ना पानी की। ड्यूटी था कि एरिया कितना इरिगेट हो रहा है पर यूनिट डिस्चार्ज में। और बेस पीरियड होता है द टाइम स्पेन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, हर समय या हर स्टेज में उसे कितने टाइम के लिए पानी चाहिए होता है, वो कहलाता है बेस पीरियड। इनमें से कोई भी एक अगर हम चेंज करते हैं तो बाकी दोनों भी अफेक्ट होते हैं। इसलिए ये तीनों इंटरकनेक्टेड माने जाते हैं, डेल्टा, ड्यूटी एंड बेस पीरियड। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एक टर्म आती है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू रिप्लेनिश द सॉइल टू फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है।
सॉइल को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए कितना एक्चुअली में पानी चाहिए होता है, वो हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है। और जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है नेट रिक्वायरमेंट एडजस्टेड फॉर फील्ड एंड एप्लीकेशन लॉसेस। क्योंकि एक तो होता है कि हमें कितना पानी चाहिए अपने क्रॉप के लिए, वो हमने मिट्टी में डाल दिया, बट उसके अलावा कुछ लॉसेस भी होते हैं, पानी बहेगा भी, पानी एवोपरेट भी होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो वो सब भी अगर हम लोग मिला देंगे तो हो जाता है हमारा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं अब अगले एमसीक्यू की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट और है, एक कंजम्पटिव यूज क्या होता है? कंजम्पटिव यूज होता है टोटल वाटर यूज बाय द क्रॉप फॉर evapotranspiration and metabolic activities, representing the actual water consumed and forming the basis for estimation irrigation need। तो आपके कुछ एवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस भी होंगे, कुछ एवोपरेट हो जाएगा पानी जमीन से ही, कुछ आपके पत्तियों से ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी होंगे, फिर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी प्लांट अलग से यूज कर लेते हैं, आप पानी लेकर जा रहे हैं उसके अंदर भी कुछ यूज हो जाएगा। तो कंजम्पटिव यूज के अंदर क्या होता है, जो क्रॉप अपने लिए टोटल पानी यूज करता है, इसमें जो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है वो, प्लस जो आपके लॉसेज हैं एवोपोट्रांसपिरेशन लॉस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, ये आपका एक्चुअल वाटर कितना कंज्यूम करा, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि इरिगेशन नीड कितनी है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए कितना चाहिए वो पानी नहीं है, जो लॉसेज हो रहे हैं वो भी हमें यूज करने होंगे, तब हमें पता चलेगा कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इरिगेशन मेथड प्रोवाइड हाईएस्ट एप्लीकेशन एफिशिएंसी अंडर नॉर्मल फील्ड कंडीशंस। नॉर्मल फील्ड कंडीशन में कौन सा इरिगेशन मेथड हमें हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है? इरिगेशन मेथड कौन से हैं? सरफेस इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप और फरो। ये 5 तरह के इरिगेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अभी हम लोग समझते हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है, इट डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, मिनिमाइजिंग evapotranspiration एंड कन्वेंस लॉसेस। तो evapotranspiration लॉसेस भी कम होते हैं ड्रिप इरिगेशन में, क्यों? क्योंकि ये सीधे रूट में पानी दे रहा है। और कन्वेंस लॉसेस भी कम हो जाएंगे। एफिशिएंसी कैन रीच 90 टू 95%। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन। अब एक बार इन पांचों इरिगेशंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सरफेस इरिगेशन क्या करता है? अप्लाइज वाटर ओवर द सॉइल सरफेस बाय ग्रेविटी फ्लो। ठीक है, आपने पानी ऐसे डाल दिया मिट्टी के ऊपर और उससे पानी धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और मिट्टी के अंदर बैठ जाएगा, अलोइंग इट टू इनफिल्ट्रेट ग्रेजुअली अक्रॉस द फील्ड। वही मतलब मिट्टी के अंदर बैठ जाएगा। ये पैडी में, वीट में, शुगर केन में और लार्ज कमांड एरिया में यूज करते हैं जहां पर जेंटल स्लोप्स होते हैं। पैडी, वीट, शुगर केन क्या यूज करते हैं हम लोग? सरफेस इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो बंस, ensuring uniform flow across border. It is suitable for wheat, fodder crops and pastures on moderate infiltration soil, nearly leveled fields. तो अगर स्लोप है हमारे पास, वहां पे हम लोग सरफेस इरिगेशन यूज कर रहे हैं। नियरली लेवल फील्ड है, वहां पे हम लोगों ने बॉर्डर इरिगेशन यूज करा है। बॉर्डर इरिगेशन में हमने क्या करा, हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना दिए। ठीक है, उनमें हमने छोटे छोटे लो बंड्स बना दिए हमने, है ना, बैरिकेडिंग सी कर दी है छोटी छोटी। वहां से पानी धीरे 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 अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो होता रहेगा। वीट में, फॉडर क्रॉप्स में, पेस्चर्स में, जहाँ पे मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन सॉइल है, वहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं। कंडीशन क्या है? नियरली लेवल्ड फील्ड्स होनी चाहिए। जेंटल स्लोप्स में हमने सरफेस इरिगेशन की बात करी, नियरली लेवल फील्ड्स में हम लोग बॉर्डर इरिगेशन की बात करेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर आप सब लोगों ने सिटीज में भी देखे होंगे, गार्डन्स में यूज होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम sprays water into the air to simulate rainfall, providing uniform application over varied topography. This method is ideal for vegetable, cereal, lawns and sandy soils with high infiltration rate. इसके अंदर क्या होता है, वो पानी को बारिश की तरह एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक ऑरा क्रिएट करता है। पानी हवा में उड़ेगा और बारिश की ड्रॉपलेट की तरह, मतलब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मिट्टी पर गिरेगा। मिट्टी एज इन आपके वहाँ सब्जी के पौधे लगे होंगे, या फिर लॉन्स में जैसे लोग घासों पे डालते हैं, ये लॉन्स वाला आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। सैंडी सॉइल्स में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो भी हमने पढ़ा था, क्या करता है, पानी सीधे जड़ों में देता है थ्रू एमिटर्स एट लो डिस्चार्ज रेट्स। तो धीरे धीरे पानी डिस्चार्ज होगा और पानी जड़ों में जाएगा। धीरे धीरे जाएगा तो एवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे, कन्वेंस लॉसेस कम हो जाएंगे, मतलब मिनिमाइजिंग लॉसेस। इट इज यूज वाइडली फॉर फ्रूट ऑर्कर्ड्स, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स, कॉटन एंड वाटर स्केयर रीजन्स। तो वाटर स्केयर में भी हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। इसके क्रॉप्स क्या है?
फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, ग्रेप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कॉटन है। फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन क्या करता है, एक शैलो चैनल बना दिया जाता है बिटवीन क्रॉप रोप्स, जो हमारी क्रॉप की रोज होती हैं उनके बीच में हमने एक शैलो चैनल बना दिया, अलाउइंग लेटरल इन्फिल्ट्रेशन टू रूट्स। इट इज सुटेबल फॉर मेज, कॉटन, शुगर केन, पोटैटोज, स्पेशली इन क्ले सॉइल्स विद स्लो इन्फिल्ट्रेशन। तो जहाँ पे क्ले सॉइल्स हैं, स्लो इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ पे हम लोग फरो इरिगेशन यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, क्रॉप की रोज के बीच में एक शैलो चैनल बना देते हैं जिससे पानी धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचता है। ये हमारे 5 तरह के इरिगेशन मेथड थे। सबसे बेसिक कौन सा है, सरफेस इरिगेशन। सबसे ज्यादा एडवांस्ड या फिर सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। पांचों तरह को हमने देखा कि कौन से इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं या मेजर क्रॉप्स हैं जो इन इरिगेशन टेक्निक्स में यूज होते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है एक्सपीरियंस बाय प्लांट, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। सॉइल मॉइस्चर को हम लोग या सॉइल मॉइस्चर टेंशन को कैसे मेजर करेंगे, ये अलग अलग हमने यूनिट दी हुई है। टेंशन की यूनिट क्या होती है, टेंशन की यूनिट इज सिमिलर टू प्रेशर, मतलब बार। तो ऑप्शन इज ए, करेक्ट आंसर ए। सॉइल मॉइस्चर टेंशन या मेट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इट इज एक्सप्रेस्ड इन बार और kPa किलो पास्कल्स, इंडिकेटिंग हाउ टाइटली वाटर इज हेल्ड। प्लांट कैन अपटेक वाटर ओनली अप टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट थ्रेशोल्ड। तो एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे किसी स्लाइड में। तो प्लांट्स वाटर को सिर्फ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ही लेकर जा सकते हैं। फील्ड कैपेसिटी हमने पीछे एक सवाल में पढ़ा था, मैंने बात करी थी, फील्ड कैपेसिटी हमारी है। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ये मॉइस्चर कंटेंट होता है रिमेनिंग इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स अवे। जो ग्रेविटेशनल वाटर है जब वो एक्सेस पानी चला जाता है तो उस समय जो भी हमारा मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बचता है वो हमारी फील्ड कैपेसिटी होती है। फील्ड कैपेसिटी क्या करता है, इट रिप्रेजेंट ऑप्टिमल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। इट मार्क द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन द सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में मतलब मिट्टी में पानी कितना अवेलेबल है उसकी अपर लिमिट इज द फील्ड कैपेसिटी। जो जितना भी एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर है वो सारा ड्रेन हो जाएगा और जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट बचेगा सॉइल में उतना ही पानी रहेगा। आप अगर और पानी भी डालोगे तो अगेन वो ग्रेविटेशन की वजह से ड्रेन हो जाएगा, सिर्फ फील्ड कैपेसिटी जितना पानी ही मिट्टी में रह जाएगा। तो इट मार्क्स द अपर लिमिट ऑफ द अवेलेबल वाटर इन द सॉइल प्रोफाइल। पीडब्ल्यूपी होता है हमारा, पीडब्ल्यूपी क्या था, इट इज द सॉइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट्स लूज टर्जिडिटी। प्लांट्स अपनी टर्जिडिटी लूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है पीडब्ल्यूपी। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना पीछे सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए कि प्लांट कैन अपटेक वाटर ओनली अप टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो वो क्या है, वो सॉइल मॉइस्चर लेवल है जहां पे प्लांट अपनी टर्जिडिटी लूज कर देता है परमानेंटली एंड कैन नॉट रिकवर इवन आफ्टर वाटरिंग। तो प्लांट्स यहाँ खराब हो जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर दैट प्लांट कैन एक्सेस। तो पीडब्ल्यूपी एक अल्टीमेट थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये क्या होता है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ वाटर tightly absorbed around soil particles held at very high tension. It is unavailable to plant because root cannot exert enough force to extract it. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या हो गया, ये मिट्टी में तो है, सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड भी है, बट रूट्स इस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इट इज एब्जॉर्ब टाइटली अराउंड द सॉइल पार्टिकल और रूट इसको नहीं यूज कर पाते। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स को। एमएडी होता है एक, एमएडी क्या करता है, एमएडी इज द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल वाटर दैट कैन बी यूज्ड बिफोर इरिगेशन। ठीक है, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड बिफोर इरिगेशन मस्ट बी अप्लाइड टू अवॉइड स्ट्रेस। इट हेल्प शेड्यूल इरिगेशन फॉर ऑप्टिमल क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड। एमएडी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एमएडी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है मैक्सिमम अलाउएबल, जो मैक्सिमम अलाउड होता है क्या, डिप्लीशन, कि मिट्टी से हम लोग कितना पानी डिप्लीशन अलाउ कर सकते हैं। ये परसेंटेज की टर्म्स में बताते हैं कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर जो रूट जोन से डिप्लीट हो सकता है, डायरेक्टली मिट्टी से भी नहीं, रूट जोन से जो डिप्लीट किया जा सकता है। फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल वाटर दैट कैन बी यूज बिफोर इरिगेशन मस्ट बी अप्लाइड टू अवॉइड स्ट्रेस। क्योंकि अगर इससे ज्यादा पानी उड़ गया वहां से या इससे कम पानी पहुंचा रूट के पास या इरिगेशन शुरू करने से पहले, तो वहां पे आपके प्लांट पे या क्रॉप पे स्ट्रेस आने लग जाएगा। सॉइल वाटर पोटेंशियल ये क्या होता है, ये टोटल एनर्जी स्टेटस होता है सॉइल वाटर का, कंबाइनिंग मेट्रिक, ऑस्मोटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट इन द
सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल में जो टोटल एनर्जी स्टेटस होगा सॉइल वाटर का, हम उसकी बात करते हैं। इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी रहेगा, मैट्रिक पोटेंशियल भी रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी रहेगा। दूसरा ये बताएगा कि डायरेक्शन और रेट क्या है वाटर मूवमेंट का। तो क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाकर पूछ सकता है कि डायरेक्शन एंड रेट ऑफ द वाटर मूवमेंट हम लोग कौन सी फील्ड के थ्रू या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में यही पांचों ऑप्शन रहेंगे और आपका आंसर हो जाएगा सॉइल वाटर पोटेंशियल। कोशिश मैंने यही करी है कि इसमें क्वेश्चन से ही रिलेटेड टॉपिक्स रहे या उससे ही मिलता जुलता कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट बने। अगला सवाल देखते हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है। ड्यूटी ऑफ वाटर हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। ऑप्शन क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय अ क्रॉप, एरिया इरिगेटेड बाय पर यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ये रहा हमारा ऑप्शन। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या है, एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक कमसैक वाटर अगर कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है ड्यूरिंग द क्रॉप बेस्ड पीरियड, तो वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा। और एरिया हम लोग किसके अंदर मेजर करते हैं, हेक्टेयर के अंदर। इसका एरिया हेक्टेयर में मेजर होता है। इट इज यूज्ड इन कैनाल डिजाइनिंग एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग। अगला सवाल देखते हैं, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो क्यूसेक या फिर हेक्टेयर क्यूमेक क्या होता है। क्यूसेक और क्यूमेक इज अ यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, कॉमनली यूज फॉर कैनाल फ्लो मेजरमेंट। ये आपके प्री के लिए या फिर आपका नाबार्ड अगर डीए आता है उसके अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्यूसेक या फिर क्यूमेक क्या होता है, हेक्टेयर क्यूमेक क्या होता है। क्यूसेक और क्यूमेक इज अ यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, कॉमनली यूज फॉर कैनाल फ्लो मेजरमेंट। हेक्टेयर क्यूमेक की जब बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट द एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूमेक ड्यूरिंग द बेस पीरियड, फॉर्मिंग द बेसिस फॉर कंप्यूटिंग ड्यूटी। ओके, अगला है हमारा ग्रॉस कमांड एरिया और कल्टीवेबल कमांड एरिया, ये भी कुछ उससे मिलता जुलता है। जीसीए क्या होता है हमारा, टोटल एरिया अंडर द कमांड ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने एरिया को इरिगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसका टोटल कमांड एरिया होता है। वेयर सीसीए जो हमारा कल्टीवेबल कमांड एरिया है, इट द पोर्शन एक्चुअली कल्टीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट हैबिटेशन एंड अनकल्टीवेबल लैंड्स। तो मान लीजिए आपकी कोई एक नहर है, ठीक है, वो नहर काफी बड़े एरिया को कैटर कर रही है, काफी बड़े एरिया को कमांड कर रही है, तो वो तो हमारा ग्रॉस कमांड एरिया हो गया। बट उस काफी बड़े एरिया में कुछ जंगल का एरिया भी है, कुछ एरिया में लोगों का घर भी होगा, कुछ एरिया में सड़क भी होगी। तो सब कुछ हटा के जो एक्चुअली जहां पे खेती हो रही है उस नहर से, वो हो जाएगा उसका कल्टीवेबल कमांड एरिया। ओके, ड्यूटी हेल्प डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द सीसीए कैन बी सर्व विद अवेलेबल कैनाल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ड्यूटी का जो वाटर ड्यूटी है उसका एक ये डेफिनेशन भी आ गई या उसकी एक ये एप्लीकेशन भी आ गई। ड्यूटी हेल्प डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द सीसीए कल्टीवेबल कमांड एरिया कैन बी सर्व विद अवेलेबल कैनाल डिस्चार्ज। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, कॉर पीरियड और कॉर डेप्थ, के ओ आर पीरियड और के ओ आर डेप्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्री एग्जाम के लिए। Core period is a critical early irrigation period when crop needs adequate moisture for establishment. तो इनिशियली जब क्रॉप को शुरू करने के लिए, अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए एडिक्वेट मॉइस्चर चाहिए होता है, तो वो जो पीरियड होता है वो कॉर पीरियड कहलाता है। कॉर डेप्थ होता है डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प प्रायोरिटाइज कैनाल शेड्यूलिंग ड्यूरिंग पीक डिमांड फेसेस। तो क्रॉप को अर्ली इरिगेशन पीरियड में जो मॉइस्चर चाहिए होता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो कॉर पीरियड हो गया। और इस टाइम पर मतलब कॉर पीरियड में जितना डेप्थ ऑफ पानी उसे चाहिए वो कॉर डेप्थ हो गया। इसकी हेल्प से कैनाल शेड्यूलिंग होती है, उसे प्रायोरिटाइज किया जाता है और पीक डिमांड फेजेस में देखा जाता है कि कहां पर कितना पानी किस तरह से हमें देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सॉइल टाइप इज फरो इरिगेशन मोस्ट इफेक्टिव। हमने पीछे देखा था, फरो इरिगेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, पीछे क्या पढ़ा था, क्लेई सॉइल पढ़ा था ना हमने। आंसर इज क्लेई सॉइल। Clay soil infiltrates water slowly, making furrows ideal for controlled lateral movement of water. It reduces waterlogging compared to basin irrigation. Furrow irrigation की हम लोग बात करें, it involves applying water through shallow channels made between crop rows, allowing lateral movement of the water to the root zone. It is suitable for raw crops such as row crops such as maize, cotton, sugarcane, potato and vegetable जो स्टैंडिंग वाटर नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडिंग वाटर दिया तो फसल खराब हो जाएगी। This method reduces waterlogging risk as only part of the field surface is wetted while the ridges remain relatively dry. It is ideal for medium to heavy clay soil with slow infiltration.
enabling uniform wetting without large surface runoff. For a length, slope and discharge ये carefully डिजाइन किए जाएंगे to maintain non-erosive flow and adequate infiltration across along the channel. तो फरो की लेंथ कितनी है, स्लोप क्या रहेगा, उसका डिस्चार्ज क्या होगा, ये हम इसको हमें डिजाइन करने के लिए देखना होगा कि एक तो फ्लो आपको नॉन इरोजिव रहे, ऐसा ना हो कि पानी हो और पानी ने आपका जो बंड बनाया हुआ है आपने वो तोड़ के चला गया या आपकी फरो से बाहर बह गया, तो वो आपको नहीं करना है। पानी ऊपर की मिट्टी ले जाए, आपको वो भी नहीं करना है। सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिंपल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बेसिन और फ्लड इरिगेशन। उनके कंपैरेटिवली वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बट सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किस में थी, ड्रिप इरिगेशन में थी, ऑलमोस्ट 90 to 95%। अगला सवाल देखते हैं। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर प्राइमरी रिप्रेजेंट्स, कंजम्पटिव यूज क्या होता है, कंजम्पटिव यूज होता है आपका एवोपोट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक यूज। तो कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू एवोपोट्रांसपिरेशन एंड मेटाबॉलिक यूज। ये क्या होता है, ये वो है जो लॉसेस आपके होने लग जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग वाटर एक्चुअली यूज बाय प्लांट्स, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ प्लांट को कितना पानी चाहिए, सिर्फ प्लांट को कितना पानी चाहिए अगर हम लोग ये सोचेंगे तो उसमें हम इन लॉसेस को काउंट ही नहीं करेंगे। Consumptive use is the total water consumed by crop through evapotranspiration and metabolic processes, representing actual water removed from the soil plant system. It is the basis for estimating crop water requirement and irrigation scheduling. Evapotranspiration जो तो हमें पता चल गया, जो evaporation losses हुए, transpiration losses हुए। metabolic processes पीछे शायद मैंने कुछ आपको confusion में गलत बता दिया था। metabolic processes होते हैं कि प्लांट को itself अपनी ग्रोथ के लिए जो पानी चाहिए। Evapotranspiration is the combined loss of water through soil evaporation, plant transpiration, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्यों होता है, climate, crop type, growth stage. ET reflects true water demand of the crop, increase during flowering and grain formation. Flowering और grain formation में ET की वजह से प्लांट की या वाटर क्रॉप की डिमांड हमारी बढ़ जाती है। PET होता है हमारा मैक्सिमम एवोपोट्रांसपिरेशन, मतलब पीक एवोपोट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं, दैट वुड अकर इफ वाटर इज नॉट लिमिटिंग reflecting atmospheric demand alone. It is used to estimate irrigation requirement under ideal moisture conditions. Daily CU क्या होता है, consumptive use, it is the amount of water a crop consumes per day, often expressed in mm per day. It is used to decide irrigation interval by dividing available soil moisture by daily CU. तो इसमें जो फुल फॉर्म्स है, CU यहाँ पे क्या है हमारा, CU का मतलब है हमारा कंजम्पटिव यूज और पीटी है हमारी पीक एवोपोट्रांसपिरेशन। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू मेजर वाटर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल्स। ओपन चैनल्स में वाटर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन है चेक डैम, साइफन, पार्शियल फ्लूम, फार्म पॉन्ड और वेयर ओनली फॉर स्टोरेज। सो द आंसर विल बी पार्शियल फ्यूम। पार्शियल फ्यूम हम लोग यूज करते हैं, ये कैलिब्रेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं। कहाँ पर मेजर करेंगे, इरिगेशन चैनल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन चैनल्स के अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्यूम्स का यूज करते हैं। दे वर्क इवन अंडर सेडिमेंट लेदन और वेरिएबल फ्लो कंडीशंस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला था हमारे पास चेक डैम। चेक डैम में क्या होता है, एक छोटा बैरियर बना देते हैं अक्रॉस द ड्रेनेज लाइंस टू स्लो रन ऑफ। इससे क्या होगा, एक चेक डैम हो जाए, मतलब एक तरह से चेक कर देगा वो उसके रन ऑफ को, धीरे धीरे रन ऑफ होगा, रिड्यूस इरोजन एंड इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इट इज वाइडली यूज्ड इन वाटरशेड मैनेजमेंट टू स्टोर सीजनल फ्लोज एंड एनहेंस सॉइल मॉइस्चर। फिर आता है साइफन। साइफन क्या होता है, साइफन एक बैंड पाइप या ट्यूब होता है। इट कन्वेज वाटर ओवर ऑब्स्टेकल यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ग्रेविटी विदाउट पंपिंग। जैसे हम लोग बचपन में आप लोगों ने भी करा होगा कि एक बकेट से दूसरी बकेट में पानी उसमें एक बकेट में पाइप डाला, फिर उससे पानी सक करा और सक करके दूसरी बकेट में उसे ट्रांसफर कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली पानी ट्रांसफर होने लगता है। या जैसे आपके ब्लड प्रेशर आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर होता है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो थोड़ा सा सक्शन करते हैं या फिर साइफन करते हैं और उस ट्यूब की हेल्प से आपका ब्लड बाहर आता है। तो यही हमारा इसके अंदर काम करता है, क्या करता है,
It conveys water over obstacles using atmospheric pressure and gravity without pumping it. It is used in field channel and irrigation plots to transfer water from canal to furrows or beds. तो यहाँ पे हम लोग साइफन यूज करते हैं इन केसेस के अंदर। फिर पार्शियल फ्यूम्स, पार्शियल फ्यूम अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। पार्शियल फ्यूम क्या है? एक कैलिब्रेटेड स्ट्रक्चर है, कैलिब्रेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। क्या करता है? मेजर्स वाटर डिस्चार्ज एक्यूरेटली इन ओपन चैनल्स। It performs well even under sediment laden or variable flow, making it ideal for irrigation systems. फार्म पॉन्ड की बात करें, ये एक स्मॉल ऑन फार्म वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। फार्म पॉन्ड है ना, तो हमारी जो फार्मिंग होगी वहीं पर जहाँ पे हमारे खेत हैं वहीं पर हमने एक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया। ये रेन वाटर को कलेक्ट करेगा, रन ऑफ को करेगा। कहाँ यूज होगा? इरिगेशन में, लाइव स्टॉक में, सप्लीमेंटल यूज में। इट इज क्रूशियल इन ड्राई लैंड फार्मिंग फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव इरिगेशन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्ट्रेस। तो एक तरफ हम पानी इकट्ठा करते जा रहे हैं और ड्राई लैंड में इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब मॉइस्चर स्ट्रेस आता है वहां से हम इस पानी को यूज कर पाते हैं। वियर क्या होता है? वियर इज अ बैरियर अक्रॉस अ स्ट्रीम दैट रेजेस द अपस्ट्रीम लेवल वाटर फॉर स्टोरेज, डाइवर्जन और स्मॉल इरिगेशन सप्लाई। स्टोरेज वियर हेल्प्स रेगुलेट सीजनल फ्लोज, रिड्यूस वेलोसिटी एंड स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना तो मेरे को सेंस नहीं लगता है। आप सब लोग इतने पढ़े लिखे और मैच्योर हैं कि मेरे को सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी नहीं करनी है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पीडब्ल्यूपी हम लोगों ने पीछे एक डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में पढ़ा भी था कि पीडब्ल्यूपी क्या होता है। पीडब्ल्यूपी क्या है? मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन नॉट रिटेन टर्जिडिटी इवन आफ्टर वाटरिंग। ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। हमने इतना पानी दे दिया, इतना पानी दे दिया कि प्लांट अब हमारा मतलब सॉरी कि प्लांट पानी इतना कम है, इतना कम है कि अब प्लांट हमारा टर्जिड हो गया है और अब पानी डालने पर भी वो ठीक नहीं हो सकता है। ये हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। At PWP, soil water is held so tightly that plants cannot extract it even when water is added. This marks the lower limit of available soil moisture. तो इससे कम अगर soil moisture है तब तो कुछ कहना ही नहीं है। इससे कम अगर होता है या इतना भी अगर होता है तो प्लांट उस पानी को नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ही हमेशा पानी चाहिए प्लांट्स के लिए। तो ये होता है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे पौधा हमारे या फसल हमारी खराब हो चुकी होती है। अब विल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। विल्टिंग कोएफिशिएंट, विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर करस्पॉन्डिंग टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, सॉइल मॉइस्चर का परसेंटेज होता है जो कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के अराउंड होता है, उसको हम लोग विल्टिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। हर सॉइल टेक्सचर के लिए यूनिक होगा। इट हेल्प्स एस्टिमेट अवेलेबल वाटर कैपेसिटी एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग। इसकी हेल्प से हम लोग अवेलेबल वाटर कैपेसिटी को और इरिगेशन शेड्यूलिंग को एस्टिमेट करते हैं। तो विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या हुआ? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर जो सॉइल मॉइस्चर का परसेंटेज है वो हमारा विल्टिंग कोएफिशिएंट हो गया, और ये हमें एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि अवेलेबल वाटर कैपेसिटी कितनी है और उसके हिसाब से इरिगेशन शेड्यूलिंग हमें क्या रखनी है। फिर अगली चीज आती है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी हमने पीछे भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फील्ड कैपेसिटी। क्या है? मॉइस्चर कंटेंट रिटेन इन सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स अवे। जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो बह गया, उसके बाद जो मिट्टी के अंदर पानी रह गया है, मॉइस्चर का कंटेंट रह गया है, वो हमारा फील्ड कैपेसिटी है। फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप पानी डालते रहोगे तो वो पानी बहता रहेगा। फील्ड कैपेसिटी से कम अगर आपका अभी पानी है तो आप और पानी या फिर और मॉइस्चर सॉइल को प्रोवाइड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर रूट ग्रोथ। इट फॉर्म द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर अबव विच ड्रेनेज लॉसेस अकर। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? लोअर लिमिट हो गई परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की, इससे कम पे तो प्लांट को पानी मिलेगा ही नहीं। अपर लिमिट क्या हो गई? फील्ड कैपेसिटी। अगर फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा पानी है तो वो पानी ही बह जाएगा, पानी का ही लॉस हो जाएगा हमारा। तो अब जो भी हमें इरिगेशन करना है, जो भी हमारा खेतों में पानी जाएगा, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। एडब्ल्यूसी, एडब्ल्यूसी क्या होता है? इट इज द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वही कि इन दोनों के बीच में ही एडब्ल्यूसी है हमारा। रिप्रेजेंटिंग द वाटर यूजेबल बाय प्लांट्स, क्योंकि वाटर जो भी प्लांट यूज कर रहे हैं वो फील्ड कैपेसिटी से कम है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ या फिर दोनों के बीच का ही पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसको एक नंबर लाइन की तरह समझ लेते हैं, ब्लू कलर से बनाते हैं। ये एक नंबर लाइन है हमारी, ठीक है। ये पॉइंट है, मान लो हमारा पॉइंट है x, ये पॉइंट हो गया y।
x हमारी लोअर लिमिट है, ये बता रहा है हमारा PWP, y अपर लिमिट है, ये हमारा बता रहा है फील्ड कैपेसिटी। तो प्लांट को जो पानी है वो अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो x और y के बीच में ही है, मतलब y माइनस एक्स वही की डिफरेंस है, ये बीच का हमारा AWC हो जाएगा। Soil with high clay or organic matter typically have greater available water holding capacity। मिट्टी में जहां पे क्ले ज्यादा है या ऑर्गेनिक मैटर है वहां पर AWC ज्यादा होता है। अगला है मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी। ये क्या होता है? ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन होल्ड इवन व्हेन फुली सैचुरेटेड इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो फील्ड कैपेसिटी तो वो मॉइस्चर कंटेंट था जो ये सारा पानी बहने के बाद भी था, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी के अंदर हम सिर्फ उस पानी की बात कर रहे हैं जो प्लांट को अवेलेबल है रूट ग्रोथ के लिए। बट मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी में इसमें ग्रेविटेशनल वाटर भी आ गया, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी आ गया। अब ये टोटल पोर फिलिंग कैपेसिटी है बिफोर ड्रेनेज बिगिंस, इसके बाद पानी बहने लग जाएगा। बट क्या मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी पे पानी प्लांट्स को मिलता है? नहीं, बहुत सारा ग्रेविटेशनल पानी है जो प्लांट्स को नहीं मिलता, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो मिलता ही नहीं है प्लांट की रूट्स को। तो मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी में फील्ड कैपेसिटी के अलावा वो पानी भी है जो प्लांट्स को नहीं मिल पाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? Which irrigation method is most suitable for widely spaced horticulture crops? Widely spaced horticulture crops है तो उसके लिए कौन सा irrigation method बेटर होता है? Widely space है तो हम लोग सबको आराम आराम से पानी दे सकते हैं, स्पेसिफिकली उन प्लांट के लिए पानी दे सकते हैं। और हमने इसके लिए क्या पढ़ा था? सबसे अच्छी इरिगेशन एफिशिएंसी किसकी है कि हम रूट्स तक पानी पहुंचा पाए? ड्रिप इरिगेशन की। ऑप्शन देख लेते हैं, चेक बेसिन इरिगेशन, ड्रिप, बॉर्डर, स्प्रिंकलर और रिज। तो आंसर विल बी ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एफिशिएंटली सर्व फ्रूट ट्रीज, वाइनयार्ड्स एंड प्लांटेशन। तो किसको सर्व करता है ड्रिप इरिगेशन, ये याद रखिएगा। अगर ये याद है तो आप ये पढ़ते ही सीधे ड्रिप इरिगेशन मार्क कर देते हैं। ओके, पानी को ये डायरेक्ट रूट जोन में देता है तो वीड और मतलब वीड का तो काम ही खत्म हो गया, यहाँ पे वीड्स आएंगी नहीं और वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं चेक बेसिन क्या करता है। डिवाइड द फील्ड इनटू स्मॉल लेवल बेसिन सराउंडेड बाय लो बंड्स allowing water to pond uniformly within each section. It is suitable for paddy, wheat, fodder crops and soil with moderate to low infiltration where standing water is acceptable. तो चेक बेसिन का प्राइमरी वही है जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर जिन भी क्रॉप्स में, जिन भी फसल में चलेगी कि हमने पानी भर के छोड़ दिया, वहां पे तो चेक बेसिन हम लोग यूज करेंगे। पैडी हो गया, वीट हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गया, यहाँ पर चेक बेसिन किए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन की बात करें, हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली इसको रूट जोन में करते हैं। पीछे हमने ड्रिप इरिगेशन का ये भी पढ़ लिया कि कौन से प्लांट्स हैं इसके लिए, जैसे फ्रूट ट्रीज, वाइन यार्ड्स, प्लांटेशन, यहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था। और जो भी ये क्रॉप्स है ना, ये वाइडली प्लेस होंगे, ऐसे एक साथ खूब सारे प्लेस नहीं होंगे, इनके बीच में डिस्टेंसेस होगा, तभी तो आप रूट तक पहुंच पाएंगे। इट इज आइडियल फॉर ऑर्कर्ड्स, ग्रेप, वेजिटेबल्स, कॉटन एंड वाटर स्केर्स रीजन रिक्वायरिंग हाई एफिशिएंसी। बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है, इसके अंदर लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाती हैं, उनके अंदर स्मॉल बर्न से उन्हें सेपरेट करके रखते हैं सो दैट वाटर फ्लोज यूनिफॉर्मली डाउन ईच बॉर्डर। वीट, फॉडर क्रॉप, पेस्चर्स और नियरली लेवल फील्ड के अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं। तो बॉर्डर इरिगेशन की खास कंडीशन क्या थी? नियरली लेवल फील्ड। हमने सबसे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था वहां से हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि एक सरफेस इरिगेशन था और एक बॉर्डर इरिगेशन था। सरफेस इरिगेशन में क्या था? जेंटल स्लोप्स थे। बॉर्डर इरिगेशन में क्या है? नियरली लेवल फील्ड्स है, जो फील्ड प्लेन है वो ऑलमोस्ट लेवल्ड है। ये हमने बॉर्डर इरिगेशन के लिए पढ़ा। स्प्रिंकलर में हमने पढ़ा था कि रेनफॉल की तरह होता है ना। वेजिटेबल, सीरियल्स, लॉन, सैंडी सॉइल में हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंकलर भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रिज इरिगेशन क्या करता है? इट अप्लाइज वाटर इन फरोज बिटवीन द रेज्ड रिजेस ऑन विच क्रॉप्स आर प्लांटेड। तो क्रॉप्स को हम लोग रिजेस पे प्लांट करेंगे और उसके बीच में हम लोगों का पानी बह रहा होगा, तो इसमें क्या होगा? उनकी स्टेम नहीं भीगेगी, पानी सीधे अंदर चला जाएगा। इट इज यूज फॉर मेज, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर सेंसिटिव टू स्टैंडिंग वाटर। मैं एक काम और करूंगा, जब मैं इनके थ्योरी के वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा ना, अभी तो हम खाली एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है। थ्योरी वीडियोस मेंस के लिए हम इन टॉपिक्स के करेंगे, उनमें मैं इनकी इमेजेस भी लगा दूंगा। इमेजेस से आप लोगों को विजुलाइज करके समझना इजी हो जाएगा। फिलहाल के लिए
हम इसी तरह से चलते हैं, और मेरे को अगर रिस्पॉन्स आप लोगों से अच्छा मिलता है तो मैं डेफिनेटली और मेहनत करूंगा मेंस का इसका स्टडी मटेरियल और वीडियोस बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार। 10th क्वेश्चन हमारा बोलता है वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ अ क्रॉप, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है? वाटर यूज एफिशिएंसी होती है यील्ड पर यूनिट एरिया ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। वाटर यूज एफिशिएंसी इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली प्लांट कन्वर्ट्स वाटर इनटू बायोमास या फिर यील्ड। यील्ड तो वही है ना, कितनी पैदावार हो रही है। हायर डब्ल्यूयूई मींस बेटर प्रोडक्टिविटी अंडर लिमिटेड वाटर। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी इट इज द क्रॉप यील्ड ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ वाटर, है ना, कंज्यूम थ्रू evapotranspiration, रिफ्लेक्टिंग हाउ इफेक्टिवली अ क्रॉप कन्वर्ट्स वाटर इनटू बायोमास। तो बेसिकली एम यही है कि evapotranspiration के थ्रू भी पानी ने जितना भी पानी यूज किया है, कंज्यूम किया है, उसके बदले में आपको बायोमास कितना मिला है, आपकी पैदावार आपको कितनी मिली है। डब्ल्यूयूई जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी अंडर लिमिटेड वाटर। तो इससे ये ड्राईलैंड और इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन ज्यादा होती है। FWE होता है, इसके अंदर क्या होता है? इट इज द यील्ड प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर एप्लीकेबल टू द फील्ड। तो फील्ड की वाटर यूज एफिशिएंसी की यहाँ बात हो रही है। शोइंग हाउ इफेक्टिवली इरिगेशन वाटर कंट्रीब्यूट टू क्रॉप आउटपुट। इट अकाउंट्स फॉर फील्ड लॉसेज, एप्लीकेशन मेथड एंड सॉइल कंडीशन। तो जब फील्ड के लिए हम लोग WU की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो फील्ड में लॉसेज हैं हम उनको भी अकाउंट करेंगे, जो हमारी सॉइल की कंडीशंस है उन्हें भी अकाउंट करेंगे, और इरिगेशन के लिए आप पानी किस तरह से डाल रहे हो उसको भी अकाउंट किया जाता है। IWE इसके अंदर क्या होता है? इरिगेशन वाटर की बात करें जो पानी हमने सप्लाई करा है। IWE इज द यील्ड पर यूनिट ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाइड। तो अलग अलग चीजें हो गई, आपने इरिगेशन से पानी दिया, कुछ पानी फील्ड में गया, फील्ड के अंदर जो पानी पहुंचा है उसके हिसाब से हमने फील्ड WUE निकाला है। पर्टिकुलरली क्रॉप की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग WUE की बात कर रहे हैं। इरिगेशन सोर्स से जो पानी गया है वहां से हम लोग उसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए IWE की बात कर रहे हैं। इट इम्प्रूव्स विद ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग एंड प्रिसाइज शेड्यूलिंग। ये हम लोग समझ चुके हैं ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से। आगे चलते हैं। ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट्स। तो कितना पानी हमारा ट्रांसपिरेशन लॉसेस में जा रहा है उसके कंपैरेटिवली बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी। इसमें हम लोग सॉइल एवोपोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो क्रॉप की पत्तियों से उसकी लीव्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द इंट्रिंसिक फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स अंडर कंट्रोल्ड मॉइस्चर। अगला है ET, एवोपोट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ET एफिशिएंसी क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ ET दैट गोज इनटू प्रोडक्टिव ट्रांसपिरेशन रेदर देन अनप्रोडक्टिव एवोपोरेशन। इट इंप्रूव्स विद मल्चिंग, क्रॉप कैनोपी मैनेजमेंट एंड डेंस प्लांटिंग। क्लियर डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं समझने का। CUE होता है क्रॉप यूज एफिशिएंसी, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अच्छा नहीं, हमने वाटर यूज एफिशिएंसी पढ़ा है। CUE क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली टू द वाटर कंज्यूम्ड, assessing how much of ET contributes to yield. Higher CUE occurs when transpiration dominates over soil evaporation. क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होने का मतलब है कि वो आपके प्लांट ने या आपकी फसल ने पानी को एब्जॉर्ब करा रूट्स ने, और वो पत्तियों से जब एवोपरेट हो रहा है तो मतलब वो पूरे प्लांट और क्रॉप के थ्रू होता हुआ आ रहा है, तो पानी तो उसको इसमें मिल ही गया। ट्रांसपिरेशन लॉसेस होने का मतलब है कि पानी तो उसको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम लोग पीछे पढ़ के कर चुके हैं अच्छे से। फील्ड कैपेसिटी अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर होती है रिटेन्ड आफ्टर फ्री ड्रेनेज सीजेस, वो जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो चला जाता है। फील्ड कैपेसिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट रिटेन्ड इन सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर हैज ड्रेन्ड अवे, टिपिकली 1 to 3 days after irrigation or rainwater. It represents the upper available limit in the soil where pore spaces hold water and air in ideal balance for root growth. तो सॉइल के पोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं चाहिए, साथ में एयर भी चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन और बाकी गैसेस भी तो चाहिए, वो आपको एयर के थ्रू मिलती है। एट फील्ड कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर की जो टेंशन होती है वो लो होती है -0.1 से -0.3 बार तक, मेकिंग वाटर इजिली अवेलेबल फॉर
plant uptake. It indicates starting point for irrigation scheduling as well as above field capacity drains and below field capacity becomes progressively harder for plants to extract. Field capacity varies with soil texture. Clay soil have higher field capacity due to more micropores, while sandy soils have low field capacity because of रैपिड ड्रेनेज. क्योंकि सैंडी सॉइल तो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं ना, तो पानी रहेगा ही नहीं तो फील्ड कैपेसिटी लो रहेगी. जो क्लेई सॉइल्स होती हैं उनमें माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी फील्ड कैपेसिटी ज्यादा होती है. एग्जाम्पल, जो लोम सॉइल होती है इसकी फील्ड कैपेसिटी अराउंड 25 से 30% तक रहती है. और लोम सॉइल में क्या होता है, इसलिए व्हीट और मेज का ज्यादा ऑप्शन होता है. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. स्प्रिंकलर इरिगेशन में मेजर लिमिटेशन क्या होती है अंडर विंडी कंडीशन इज. अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा तो एक तो हमने देखा था कि उसमें बारिश के पानी की तरह होगा, बारिश की बूंदों की तरह गिरेगा. अब उसमें भी अगर हवा चल जाएगी, हमने कंडीशन ऐड कर दी कि हवा चल रही है, तो क्या होगा, जो पानी होगा वो हवा के साथ साथ बहने लग जाएगा. जिस डायरेक्शन में हवा जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स भी वही होंगे, तो अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा इसके अंदर. आंसर इज ऑप्शन सी. Wind distorts sprinkler jets, causing non-uniform wetting patterns. This reduces distribution efficiency and crop uniformity. स्प्रिंकलर इरिगेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कुछ. ये हम पढ़ चुके हैं. इट स्प्रेज वाटर इनटू द एयर थ्रू नोजल, स्टिमुलेटिंग नेचुरल रेनफॉल एंड प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन across the field. It is suitable for undulating terrain, sandy soils, and areas with limited water availability where surface irrigation is inefficient. Sprinklers operate under pressure, requiring pumps, pipelines, risers, and rotating or fixed nozzles for water distribution. This method reduces runoff, soil erosion and water wastage. ये सब तो क्लियर है हमें, इसमें कुछ ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्चुअली है नहीं, ऊपर ऊपर की बातें हैं सब, डायरेक्ट पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. Sprinklers move crop performance by enabling precise irrigation, application of fertilizers जिसे हम fertigation बोलते हैं, and cooling during high temperatures. तो स्प्रिंकलर से किस तरह से हमारी पैदावार बढ़ती है वो भी हम लोगों ने देख लिया. प्रिसाइज इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स की हेल्प से हम लोग फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग फर्टिगेशन बोलते हैं, और हाई टेम्परेचर में कूलिंग भी मिलती है स्प्रिंकलर्स के थ्रू. ये कहाँ पर बेटर होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं. वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, लॉन, नर्सरीज, बट लेस सुटेबल अंडर हाई विंड कंडीशंस ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हवा चल रही है तो वहां पे स्प्रिंकलर आपका काम नहीं कर पाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द इंटरवल बिटवीन टू इरिगेशन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि दो इरिगेशन के बीच का जो मेथड होता है वो क्या होता है, कंजम्पटिव यूज रेट बताता है. इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द क्रॉप कंज्यूम्स वाटर. ठीक है, इसमें ईटी रेट के थ्रू बताता है. हायर ईटी रिक्वायर्स शॉर्टर इरिगेशन इंटरवल. तो इरिगेशन इंटरवल की बात हो रही है कि वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है. दो इरिगेशन के बीच के पीरियड को तो हम लोग इरिगेशन इंटरवल बोलते हैं, बट ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कंजम्पटिव यूज रेट के ऊपर. इसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा है समझाने के लिए, सीधे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर सैलिन सॉइल इज. सैलिन सॉइल को हम लोग किस तरह से इरिगेट करते हैं. अब वापस से हमारे पास यही सारे इरिगेशन मेथड्स आ गए जिन्हें हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं. और सैलिन सॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे. ये तो हम पढ़ चुके हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज होता है इसमें, है ना. इट अवॉइड सॉल्ट एक्यूमुलेशन एंड रूट जोन अराउंड द रूट जोन बाय कंटिन्यूअस लो वॉल्यूम वेटिंग. इट मिनिमाइजेस सॉल्ट राइज बाय रिड्यूसिंग एवोपोरेशन. ये चीज क्लियर है, एवोपोरेशन कम होता है तो सॉल्ट्स राइज नहीं होंगे, रूट के आसपास सॉल्ट जमा नहीं होंगे. बेसिन इरिगेशन पॉन्ड्स वाटर इन सर्कुलर और स्क्वायर बेसिन. यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं. allowing uniform soaking of the entire soil surface. It is best suited for heavy clay and loam soils and crops like paddy, orchard, sugarcane that tolerate standing water. तो ये बेसिन इरिगेशन के लिए हो गया. बॉर्डर इरिगेशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे भी हमने कई बार पढ़ा है. लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं जो कि स्मॉल बंड्स के थ्रू सेपरेट किया जाता है. लोमी टू क्ले लोम सॉइल के अंदर ये चलती है जिनमें मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन होता है. कॉमनली यूज फॉर वीट, फॉडर एंड पेस्चर्स. ये हमने पढ़ा था पीछे भी.
ड्रिप इरिगेशन हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, मैं यहाँ पे रीड नहीं करूंगा। फ्लो इरिगेशन ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर चैनल बनाते हैं बिटवीन रिजेस, है ना। लेटरल इन्फिल्ट्रेशन होगा रूट जोन्स में, और बेस्ट सूटेड होते हैं क्ले एंड क्ले लोम सॉइल्स के अंदर जिनमें स्लो इन्फिल्ट्रेशन होता है। क्रॉप्स कौन से हैं? मेज, कॉटन, सॉर्गम, पोटैटो, शुगर केन, ये क्रॉप्स है हमारे फरो इरिगेशन के लिए। सर्ज इरिगेशन हम लोग कब लगाते हैं? इसमें कंटिन्यूस फ्लो की जगह हम इंटरमिटेंट पल्सेस की फॉर्म में लगाते हैं। इसमें क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन में जो लॉसेज होते हैं वो बच जाएंगे और इंप्रूव एडवांस टाइम। इसकी ये इफेक्टिव होता है मीडियम टू हैवी सॉइल में, स्पेशली इन फरोड फील्ड, इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन रो क्रॉप्स। तो इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूसली हमने पानी नहीं छोड़ा हुआ, हम तो थोड़ा सा पानी डाला, छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पानी डाला, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पानी डाला, फिर छोड़ दिया। तो ऐसे हम इंटरवेल्स में देंगे या फिर इंटरमिटेंटली पल्सेस की फॉर्म में देंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर दैट इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड ना। रूट जोन में जो पानी है और जितना पानी सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट करा है उसके अंदर उनका जो रेशियो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली इनफिल्ट्रेटेड वाटर मीट्स क्रॉप रूट जोन रिक्वायरमेंट। लो वैल्यू सजेस्ट अंडर इरिगेशन और ओवर इरिगेशन लॉसेस। तो स्टोरेज एफिशिएंसी की वैल्यू कम है तो या तो आपको पानी नहीं दिया जा रहा है ढंग से आपके पौधे में, आपकी फसल में, या फिर आपका इरिगेशन का लॉसेज इतना ज्यादा हो रहा है कि पानी पहुंच नहीं पा रहा है। बाकी ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है? इट मेजर्स द रेशियो ऑफ वाटर रीचिंग द फील्ड टू द वाटर रिलीज एज द सोर्स। तो आपने कितना पानी सोर्स से रिलीज करा है इरिगेशन के लिए और कितना पानी फील्ड तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे कैनाल्स में, पाइपलाइंस में। इट इज अप्लाइड इन इरिगेशन सिस्टम टू असेस सीपेजेस एंड लीकेज लॉसेज एंड गाइड कैनाल लाइनिंग और पाइप कन्वेंस इंप्रूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि आपने नहर में कितना पानी दिया और नहर से कितना पानी आपकी फसलों तक पहुंच रहा है, उसके बीच में हो सकता है कोई बाल्टी भर के पानी अपने घर ले जाए, किसी ने वैसी ही एक पाइप निकाल के अपनी गाड़ी धो ली है वहां पर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे कन्वेंस एफिशिएंसी होता है कि ये आपको बताता है कितना पानी आपका लॉस हुआ है इरिगेशन सोर्स से लेकर खेतों के डेस्टिनेशन तक। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था, क्रॉप यील्ड ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड थ्रू एवापोट्रांसपिरेशन। It is applied to evaluate how effectively crops convert water into biomass and help select varieties and practices suitable for water scarce regions. Application efficiency भी हमने पीछे पढ़ा था, percentage of water stored in the root zone relative to the water delivered to the field. फील्ड में कितना पानी हमने डिलीवर करा और कितना पानी रूट जोन में स्टोर है, उनके परसेंटेजेस जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसीज होती हैं। ये क्या बताता है? इट इज यूज्ड टू असेस ऑन फील्ड इरिगेशन परफॉर्मेंस एंड टू इंप्रूव मेथड लाइक ड्रिप, स्प्रिंकलर और फरो इरिगेशन। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी की हेल्प से हमें ये सब पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या बताता है? indicates how uniformly water is distributed across the field during irrigation. आपने इरिगेशन में वाटर तो डाल दिया, बट वो फील्ड में कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से पता चलता है। इट इट इज अप्लाइड टू डिटेक्ट अनइवन वेटिंग पैटर्न्स एंड इंप्रूव लेवलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड सिस्टम कैलिब्रेशन। स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है? इट मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर रिटेन इन द रूट जोन। स्टोरेज एफिशिएंसी बताती है कि कितना पानी आपका रूट जोन में रिटेन हो रहा है रिलेटेड टू द पोटेंशियल स्टोरेज कैपेसिटी नीडेड बाय द क्रॉप। क्रॉप को कितना पानी चाहिए और उसके रेस्पेक्ट में कितना पानी जड़ों में स्टोर हो रहा है या रूट जोन में स्टोर हो रहा है ना। क्रॉप को मान लीजिए आपका 10 लीटर पानी चाहिए, मैं आपको छोटी डेफिनेशन में बता रहा हूँ बस समझाने के लिए। रूट जोन को सिर्फ 1 लीटर में ही 1 लीटर पानी ही मिल पा रहा है 10 में से। तो ये आपकी स्टोरेज एफिशिएंसी बताता है। इट इज यूज्ड टू इवेल्युएट वेटर इरिगेशन वाज टाइम्ड करेक्टली एंड टू प्रिवेंट अंडर और ओवर इरिगेशन। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंडर इरिगेशन पहचानने के लिए या फिर ओवर इरिगेशन पहचानने के लिए आप कौन सी एफिशिएंसी की बात करेंगे? आंसर विल बी स्टोरेज एफिशिएंसी। अगला सवाल देखते हैं। A farmer observed that despite applying water, only a part of it reaches the root zone.
तो एक कंडीशनल दे दिया। ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन भी आ सकता है, while the rest of is lost as surface runoff, तो उसने पानी तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ही पानी रूट जोन तक पहुंचा है, बाकी सरफेस पे लॉस हो गया है। विच इरिगेशन एफिशिएंसी डज दिस सिचुएशन डायरेक्टली अफेक्ट? इस तरह से आपके मेंस के क्वेश्चन नाबार्ड के बनते हैं। तो कौन सी एफिशिएंसी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है? एप्लीकेशन एफिशिएंसी को, अभी तो हम पीछे पढ़कर आए हैं। Application efficiency measures how much of the water applied on the field actually enters the root zone. High runoff or surface losses reduces application efficiency significantly. तो अभी तो मैंने आपको ये पांचों समझाए थे, एक बार दोबारा समझाता हूँ। मैंने वीडियो में तो नहीं डाला इन पांचों को अलग से, मतलब इस स्लाइड के बाद में, बट क्योंकि मुझे को याद है तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कन्वेंस एफिशिएंसी क्या थी? कन्वेंस एफिशिएंसी थी कि हमने इरिगेशन सोर्स से कितना पानी भेजा है और फील्ड पे कितना पानी आपको पहुंचा है, इसका रेशियो जो है ये हमें कन्वेंस एफिशिएंसी बताएगा। और इसके अंदर जो कैनाल या पाइपलाइन के लॉसेस होते हैं वो इंडिकेट करता है ये। फिर है हमारा स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी की बात में हमने क्या करा था, कितना पोटेंशियल उसका स्टोरेज कैपेसिटी है और कितना उसके रूट जोन में अवेलेबल है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारी स्टोरेज एफिशिएंसी हो गई। एप्लीकेशन एफिशिएंसी तो अभी पढ़ी ली। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या बताती है कि जब इरिगेशन करके हमने पानी खेत में डाला है, अपनी फील्ड में डाला है, तो वो कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या बताती है? ये बताता है कि पर यूनिट ऑफ वाटर, इसके अंदर पर यूनिट ऑफ वाटर कितना बायोमास हमारा जनरेट हो रहा है। क्लियर है पांचों पॉइंट्स? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप जनरली अकर्स ड्यूरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप में सबसे ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब उसकी फ्लावरिंग और ग्रेन फॉर्मिंग स्टेज होती है, ये वाली ऑप्शन नंबर सी। जब फ्लावरिंग और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज होती है तब मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है। हाईएस्ट ईटी डिमांड, इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम लोग ईटी डिमांड से बार बार कर रहे हैं, एवापो ट्रांसपिरेशन से। क्यों? क्योंकि अच्छा, आपको ट्रांसपिरेशन पता है ना क्या होता है? मान लीजिए यह आपकी पत्ती है कोई, इसके अंदर क्या होता है, इसकी बैक साइड में जो नीचे की साइड होती है वहां पे छोटे 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 ऐसे करके पोर्स बने होते हैं, स्टोमेटास। यहां से पानी एवोपोरेट होता है, जो हमें पेड़ों के आसपास ठंडक मिलती है वो एवोपोट्रांसपिरेशन की वजह से मिलती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the drip irrigation, the component responsible for maintaining uniform discharge despite pressure variation is, ड्रिप इरिगेशन में वो क्या होता है जो प्रेशर वेरिएशन की वजह से भी यूनिफॉर्म डिस्चार्ज मेंटेन रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर कंपनसेटिंग एमिटर। आंसर सी, प्रेशर कंपनसेटिंग एमिटर ensures uniform flow even when field elevation varies. They are essential for achieving high application efficiencies. अब ड्रिप इरिगेशन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। It delivers water directly to the root zone through emitters at slow controlled rate, minimizing evaporation and runoff losses. तो एक तो ये पानी को डायरेक्ट रूट जोन में दे रहा है, उसके अलावा एमिटर्स के थ्रू जाता है। ठीक है, पानी जाएगा एमिटर्स के थ्रू। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्या कहते हैं, प्रेशर कंपनसेटिंग एमिटर्स होते हैं, पीसीई। उनके थ्रू पानी जाएगा तो स्लो और कंट्रोल रेट रहेगा, जिसकी हेल्प से एवोपोरेशन कम हो जाएगा और रन ऑफ लॉसेस कम हो जाएंगे। इट अचीव्स हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, 90 से 95 होता है ना। और ये वाटर स्केयर और ड्रॉट प्रोन रीजन्स के अंदर कॉमन होता है। सॉइल कौन सी यूज करते हैं इसके अंदर, मैंने पीछे आपको बताई थी ड्रिप इरिगेशन में कौन सी सॉइल टाइप यूज होता है, ये आप लोग मेरे को अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही किसी किसी क्वेश्चन पे कि ड्रिप इरिगेशन में हम लोग कौन सा सॉइल यूज कर रहे हैं। नहीं याद तो आप लोग वीडियो पीछे करके देखिए, अदरवाइज मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक करके बताइए कि आंसर क्या है इसका। सिस्टम इंक्लूड्स मेन लाइंस, सब मेन्स, लेटरल्स, एमिटर्स, फिल्टर्स एंड प्रेशर रेगुलेटर्स फॉर एक्यूरेट वाटर डिलीवरी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। मेन लाइन से आपका मेन पानी आएगा, फिर उसके बाद एक सब मेन लाइन बन जाएगी, फिर लेटरल्स बनेंगे, फिर एमिटर लगेंगे, फिल्टर लगेंगे और प्रेशर रेगुलेटर लगेंगे। तो इन सब से क्या होगा, आपकी डिलीवरी एक्यूरेट हो जाती है। वाइडली यूज फॉर, ये हम पढ़ चुके, कहाँ यूज होता है, ग्रेप्स में, शुगर केन में, कॉटन में, फ्रूट ऑर्कर्ड्स में
और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जिन्हें प्रिसाइज मॉइस्चर चाहिए होता है। ड्रिप इरिगेशन इंप्रूव्स यील्ड, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं, वीट कंट्रोल एंड सॉइल हेल्थ बाय मेंटेनिंग यूनिफॉर्म मॉइस्चर विदाउट वाटर लॉगिंग। तो ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या बताता है। लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है वाटर अप्लाइड बियॉन्ड क्रॉप रिक्वायरमेंट टू रिमूव सॉल्ट्स। तो क्रॉप को जितना पानी चाहिए वो तो हमने दे ही दिया, साथ में हमें सॉल्ट्स को रिमूव भी करना है कि वहां पे सॉल्ट्स ना जमे रह जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। आंसर इज सी। LR is the extra water needed to push salts below the root zone in saline soils. It is crucial for maintaining soil salinity balance. लीचिंग सबसे पहले समझते हैं लीचिंग होता क्या है। लीचिंग होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सॉइल प्रोफाइल विद percolating water, pushing them below the root zone. It is commonly used to remove excess salts from the saline soils and prevent salt accumulation that affects crop growth. तो इसमें तो कुछ ज्यादा डिटेल का है ही नहीं समझाने का, डायरेक्ट पॉइंट है। लीचिंग क्या है, जो हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल प्रोफाइल में, उन्हें हम पानी के थ्रू पुश कर रहे हैं रूट जोन से नीचे, क्योंकि अगर रूट के आसपास सॉल्ट्स आ जाएंगे, सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो पानी को ढंग से नहीं अब्जॉर्ब होने देंगे और बाकी न्यूट्रिशन का फ्लो भी रोक देंगे। कॉमनली यूज क्यों करते हैं, टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द सैलिन सॉइल एंड प्रिवेंट सॉल्ट एक्यूमुलेशन दैट अफेक्ट क्रॉप की ग्रोथ। लीचिंग रिक्वायरमेंट जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, वो इटसेल्फ लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है। लीचिंग रिक्वायरमेंट इज अ मैक्सिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी अप्लाइड बियॉन्ड क्रॉप वाटर नीड्स। अभी हमने पढ़ा था। क्यों, क्योंकि जो रूट जोन के आसपास के सॉल्ट्स आ गए हैं, पानी डाल के हमें उन सॉल्ट्स को वहां से बहाना है, मतलब उन्हें और ज्यादा नीचे धकेल देना है। सॉल्ट्स नीचे धकेले रहेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट या फिर क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेंगे। LR ensure that soil EC मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये, soil EC remains within crop tolerance limits, preventing yield in loss in saline and sodic conditions। ठीक है, saline और sodic conditions के अंदर जो yield loss होता है EC के थ्रू, कि EC हमारा क्रॉप टॉलरेंस लिमिट के अंदर रहे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये, बिजली वो वाली नहीं है जो हमारे सॉल्ट्स की वजह से जो आयनिक प्रेजेंस है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, ताकि कोई आलतू फालतू आयन हमारा प्लांट के अंदर ना घुस जाए। तो ये था हमारा लीचिंग और लीचिंग रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज द मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है, हम मोस्ट क्रिटिकल की बात कर रहे हैं इन सेलेक्टिंग एन इरिगेशन मेथड फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के इरिगेशन की बात कर रहे हैं। सैंडी सॉइल की कंडीशन क्या होती है आपको पता है, उसके लिए हमें बेस्ट मतलब वो पैरामीटर देखना जो इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ऑप्शन क्या क्या है, सॉइल पीएच, इनफिल्ट्रेशन रेट। यही इनफिल्ट्रेशन रेट देखते ही आप समझ जाओगे कि सैंडी सॉइल की बात हो रही है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, टिलेज सिस्टम एंड सैलिनिटी लेवल्स। तो अगर देखें तो आंसर इज ऑप्शन बी, इनफिल्ट्रेशन रेट। Sandy soils have high infiltration requiring method that match rapid intake, sprinkler या drip. Surface irrigation causes excessive deep percolation losses. तो surface वाले irrigation तो वैसे भी नहीं होगा सैंडी सॉइल्स में। सैंडी सॉइल्स में स्प्रिंकलर ही लगाएंगे या फिर आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं। सबसे पहले सॉइल पीएच। सॉइल पीएच क्या है, इट इंडिकेट्स द एसिडिटी या एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। हमने सॉइल वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था सॉइल पीएच होता है, हम उसके हिसाब से हम फर्टिलाइजर लगाते हैं। सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, याद करके बताइए मेरे को। अगर एसिडिक सॉइल होती है तो क्या लगाते हैं, लाइम लगाते हैं। और अगर सॉइल के अंदर हमारी एल्कलाइन ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डालते हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड बने। तो सॉइल पीएच हमें बताता है कि सॉइल कितनी एसिडिक या एल्कलाइन है। और जो ज़्यादातर क्रॉप्स हैं वो पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच में ही ग्रो करते हैं। यह था सॉइल पीएच। अगला आता है इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इट इज द स्पीड एट विच वाटर एंटर्स द सॉइल सरफेस, कंट्रोल्ड बाय टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सीधा सीधा है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है कि पानी किस स्पीड से, किस रेट से सॉइल सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है। इट डिटरमाइन सुटेबल इरिगेशन मेथड। हाई इन सैंडी सॉइल्स तो वहां पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे ताकि पानी बह ना जाए, पानी अंदर ही अंदर ना चला जाए। ऐसा ना हो कि हमने पानी डाला, पानी जड़ों को मिला नहीं, वो उससे भी ज्यादा नीचे चला गया।
और अगर लो है तो क्ले सॉइल में फरो या फिर बेसिन इरिगेशन हम लोग यूज करते हैं। अगला सीईसी होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इट इज द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रिएंट्स लाइक Ca2+, Mg2+, K+ एंड NH4+। ये कुछ कैटायन एक्सचेंज होता है। कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी देखी जाती है। सॉइल्स विद हाई सीईसी जैसे क्ले सॉइल हो गई या ह्यूमस हो गई, दे रिटेन न्यूट्रिएंट्स बेटर, रिड्यूसिंग लीचिंग एंड इंप्रूविंग फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। तो अगर सीईसी ज़्यादा है तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स को बेटर वे में रिटेन करके रखेगा और लीचिंग को रिड्यूस करेगा। कब? जब सीईसी ज़्यादा है। टिलेज सिस्टम की बात करें, टिलेज सिस्टम क्या करता है? ठीक है, टिलेज सिस्टम रेफर्स टू सॉइल मैनिपुलेशन मेथड सच एज कन्वेंशनल, जीरो, रिड्यूस और कंजर्वेशन टिलेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टिलेज सिस्टम के अंदर क्या होता है। ओके, इट अफेक्ट्स वाटर इन्फिल्ट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन, सॉइल स्ट्रक्चर एंड मॉइस्चर रिटेंशन, इन्फ्लुएंसिंग इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग को टिलेज सिस्टम के थ्रू भी हम मैनिपुलेट कर देते हैं। सैलिनिटी लेवल्स क्या होती हैं? सैलिनिटी लेवल्स मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द सॉइल। सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट्स कितने हैं? क्यों? जितने ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो यूजुअली इसको हम ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हाई सैलिनिटी, अगर सॉल्ट ज्यादा होंगे तो पीछे भी हमने पढ़ा था क्रॉप की ग्रोथ रिड्यूस होती है, लीचिंग करना पड़ता है। जब लीचिंग वाले हमने अभी स्लाइड देखी थी, गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर चाहिए होता है और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। वीडियो देख के आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि नाबार्ड ग्रेड ए में आपको किस तरह से पढ़ना है। प्री एग्जाम आने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 चैप्टर में और करा दूं आपके प्री से पहले, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मेंस के लिए हम थोड़ा डिटेल में और थोड़ा स्लो पेस लेकर चलने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हमें किस तरह से लिखने हैं वो हम प्री के बाद बात करेंगे। मैं आपको पीडीएफ्स दूंगा और वीडियो में एल्गोरिदमिक फॉर्म के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का जो भी सजेशन हो, जो भी इंप्रूवमेंट आप मेरे को इसके लिए सजेस्ट करेंगे, मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बताइए। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। फाइलें सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।